रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कैदी नंबर 804 जीत रहा है और ये निज़ाम एक दफ़ा फिर हार रहा है और ये रोज़ाना अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हथियार फेंके हैं और जिस तरीके से ये मैदान से भागे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैदानी जो है वो बंद कर दिया है, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ जाएं कि जब खेला नहीं जा रहा तो मैदान ही उखाड़ दो, विकटें उखाड़ कर भाग जाओ। और अब तो अंपायर को साथ में लाकर खेलना भी मुश्किल हो गया है। कल एपिसोड हुआ जुनेद अकबर वाला। जुनेद अकबर को वहां पे रोक दिया गया, फिर सूबा बदर और फिर गिरफ्तार, और ये सारा कुछ आप देखते रहे तमाशा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल किसी किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है, तहरीक इंसाफ को तो फील्ड ही नहीं दी गई और ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है वहां पे। कल जुनेद अकबर के साथ हुआ और अब असद कैसर साहब के साथ हुआ। असद कैसर साहब इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाना चाह रहे थे स्कर्दू, जहां पे उन्होंने इंतहाबी तहरीक चलानी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो है नहीं ना, उनके बेचारों का कोई इंतहाबी निशान है, तो वो अलग अलग इंतहाबी निशानों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा वक्तन फवक्तन। ये आप एक स्क्रीनशॉट देख लें, यहाँ पे आप अपने अपने हल्के में पहचान लें कि आपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस उम्मीदवार को किस निशान पर वोट डालना है। तो ये आपकी स्क्रीन पे अब फिर नजर आ रहा है। तो नादरीन, ये असद कैसर साहब को रोकने के लिए पंजाब पुलिस इकट्ठी हो गई और उन्होंने एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। अब ये वहां पे खड़े हैं, पीछे गाड़ियों की कतारें लग गई। यानी इतने को ये बेवकूफ लोग हैं और इतने बुखलाए हुए हैं कि असद कैसर को अगर आपने रोकना था स्कर्दू जाने से, तो जब वो एयरपोर्ट के अंदर जाते तो आप उन्हें कहते जी यहां पे साइड पे खड़े हो जाए, आप नहीं जा सकते स्कर्दू। तो असद कैसर साहब साइड पे खड़े हो जाते और उसके बाद आप उन्हें कहते जी आप वापस जाएं, तो उनको वापस जाना पड़ता। लेकिन इन बेवकूफों ने सारा का सारा रोड ही ब्लॉक कर दिया और सारा रास्ता बंद कर दिया। हजारों गाड़ियां जो है वो ट्रैफिक जैम के अंदर फंस गई और उसके बाद बहुत सारे लोगों की फ्लाइटें भी मिस हो गई। तो ये इतने अक्लमंद हैं, इनकी बौखलाहट की इंतहा यहां तक पहुंच गई है कि एक शख्स को सकरदू जाने से रोकने के लिए ये लोग सारा का सारा रोड बंद कर देते हैं, कई लोगों की फ्लाइटें मिस करवा देते हैं। ख्वाजा साद रफीक की भी फ्लाइट मिस हो गई। ख्वाजा साद रफीक ने भी जाना था और जाकर यहां पे इंतखाबात के लिए जो है ख्वाजा साद रफीक ने कंपेन चलानी थी गिलगित बल्तिस्तान में। अब वो ख्वाजा साद रफीक ने क्या कहा, ये भी आप सुने। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आज मुझे इंतखाबी मुहिम के ज़िमन में सकरदू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे तो देखा कि रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। बहुत कोशिश के बावजूद इस ट्रैफिक ब्लॉकेट की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। एयर ब्लू ने भी जो है वो एयरपोर्ट के गेट पर ट्रैफिक की जबरी बंदिश के बावजूद फ्लाइट को वक्त से पहले क्लोज किया। स्कर्दू के लिए मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ्लाइटें मिस हो गई। हमारे गिर्द सैकड़ों मुसाफिर, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग गर्मी में रुल रहे थे। मुख्तलिफ फ्लाइट्स के बहुत से मुसाफिरों की फ्लाइट्स मिस हुई, प्रोग्राम खराब हुए। घंटों की खज्जल खुआरी के बाद वापस लौट आए हैं। बेहिसी और नलायकी की भी कोई हद होती है। अजराए करम दहशतगर्दी की इतला वाली कहानी सुनाने की कोशिश ना की जाए। नॉर्मली भी इस तरह के मौके पे ये कहते हैं ना कि जनाब वो दहशतगर्दी का वाकया होने वाला था, तो दहशतगर्दी के डर से, ताकि दहशतगर्दी से बचा जा सके, तो हमने स्पेशल इंतजाम किए थे। तो इतने लोगों की फ्लाइटें मिस हो गई। पूरी दुनिया में नहीं होती हैं, पाकिस्तान में ही तमाशे होते हैं और वो भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। अब ख्वाजा साद रफीक भी नहीं जा सके, इन्होंने भी कंपेन चलानी थी जाके अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। रोकना था असद कैसर को, ख्वाजा साद रफीक को भी रोक लिया। देखिए, ये जुनेद अकबर से, असद कैसर से ये इतना डरते हैं, तो आप सोचिए कि ये इमरान खान से कितना डरते होंगे, कितने खौफजदा होंगे कि ये इन लोगों को कंपेन नहीं करने दे रहे। तो इमरान खान, मैंने आपको पहले बताया कई मरतबा कि जब तक आसिम मुनीर साहब हैं और जब तक आसिम मुनीर साहब के साथ कोई इमरान खान साहब की डील नहीं होती, जब तक कि आसिम मुनीर साहब को इस बात का यकीन नहीं आ जाता कि वो किसी खतरे में नहीं रहेंगे इमरान खान की वजह से, तब तक इमरान खान को ये कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने बारे में या अपने हवाले से सबसे बड़ा खतरा समझती है और वो इमरान खान को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि उनको मुसीबत नहीं पड़ जाएगी। ये अवाम इमरान खान को छुड़ाएगी। जब अवाम इनको जकड़ लेगी और इनसे कहेगी कि इमरान खान को छोड़ो, तो फिर आप देखेंगे कि अदालतों से इंसाफ भी मिलेगा, फिर इमरान खान साहब बाहर भी आएंगे जब इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। और दबाव पड़ने के 3-4 तरीके हैं। नंबर 1, इनकी मईशत के अंदर वो दुर्गत बन रही है कि ये पाकिस्तान को चलाने का घसीटने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने मंजी ठोक दी है, कोई इनको पैसे भी नहीं दे रहा और अवाम के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा। एक दबाव इनके ऊपर ये आएगा बहुत शदीद। दूसरा दबाव, अवामी ताकत अगर बाहर आ जाती है और बड़े पैमाने पर लोग निकल कर इन्हें मजबूर कर देते हैं कि अब आप इमरान खान को छोड़ें, आप बेगुनाह उसे मजीद अंदर नहीं रख सकते बाकी कैदियों के साथ, तो वो एक दूसरी सिचुएशन है।
तीसरी, आलमी सतह पे इस तरह के मुतालबात आसिम मुनीर के सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर अमल दरामद वो कर नहीं पाएंगे। बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा पूरी दुनिया से और पाकिस्तान से। तो उसके लिए उन्हें कुछ थोड़ा सा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए होगा, और वो सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के पास है। ये अलग अलग चीजें हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं, ये एक तज्जिया है, ये कोई खबर की बुनियाद पर मैं आपको नहीं कह रहा। तो ऑब्वियस है, ये नजर आता है, कॉमन सेंस की बात है कि आसिम मुनीर साहब को जितना खौफ है वो तो उनके एक्सटेंशन लेने में ही आपको दिखाई दे गया। आपको पता चल गया कि जनाब बहुत खौफजदा है, इन्होंने एक्सटेंशन ले ली 3 साल के बाद। ना सिर्फ इन्होंने एक्सटेंशन ली बल्कि इस्तिस्ना भी ले लिया। तो वो बहुत डरे हुए हैं, लिहाजा वो कभी भी इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनको छुड़वाया नहीं जाएगा। असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया बाकी लोगों के साथ बैठकर। उन्होंने कहा जी मैं स्कर्दू जा रहा था, जहां 7 जून को इंतखाबात हो रहे हैं, वहां हुकूमती वुज़रा पहले से मौजूद हैं। हालांकि वुज़रा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। मेरी सुबह 9:30 बजे फ्लाइट थी, मगर एयरपोर्ट जाने वाली सड़क ब्लॉक कर दी गई। डीएसपी समेत पुलिस की भारी नफरी मुझे रोकने के लिए तैनात थी। सबसे पहला सवाल यह है कि पंजाब पुलिस कैसे मुझे गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक सकती है? पंजाब पुलिस ने इंतहाई गैर इखलाकी हरकत की है। मैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मौजूदा रुकन असम्बली हूं, जबकि ये एक वफाकी मामला है। बिलावल भुट्टो भी वहां गए, वजीर आजम ने भी वहां जाकर ऐलानात किए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग की पूरी फौज जफर मौज वहां बैठी हुई है। मगर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमारे सूबाई सदर जुनैद अकबर को सूबा बदर किया गया। ये किस किस्म का नक्शा पेश किया जा रहा है? ये असद कैसर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने इसको छापा भी है। एक लेटर भी लिखा सुहेल अफरीदी साहब ने। वैसे इन चीजों से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट ने अपना फैसला किया हुआ है और उन्हें हुक्म आया हुआ है। देखिए, मुझे ना एक दिन एक सीनियर फौजी ऑफिसर ने यह बात बताई थी। उसने मुझे कहा था कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता कि हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि यह काम कैसे होगा। उसने कहा हमें ऑर्डर आता है और फिर हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि यह काम हमने कैसे करना है। इसको जरा आप समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि देखो वहां पे क्या हो सकता है, ये नहीं। ऑर्डर आता है आर्मी चीफ की तरफ से ये कि ये काम करना है, और उसके बाद फिर वो हालात को उसके मुताबिक मोड़ना शुरू करते हैं। तो हर हाल में उन्हें वो काम करना पड़ता है। अक्सर मैंने जर्नलिस्टों के मुंह से सुना है कि हमें बताया जाता है चीफ इज चीफ, कि जनाब चीफ ही चीफ है, वो जो कहता है बस वही हमें करना पड़ता है, वो जो लिख दे बस वही है, जो वो कह दे अपनी जुबान से वही हमें करना होता है। और इसको अगर डिक्टेटरशिप नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने खत लिखा, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शफाफियत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, इन्हें खत अरसाल किया गया। सुहेल अफरीदी ने तशवीशनाक सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत अरसाल करते हुए फौरी अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी माहौल के बारे में मौसूल होने वाली इतलात इंतहाई तशवीशनाक हैं, जहां एक सियासी जमात को इंतखाबी सरगर्मियों, अवामी इज्तिमाआत, इंतखाबी मुहिम और पार्टी क़यादत और कारकुनान की नकलो हरकत में गैर ज़रूरी रुकावटों का सामना है। उन्होंने निशानदेही की कि सियासी कारकुनों को हरासा करने, गैर कानूनी गिरफ्तार करने और सियासी सरगर्मियों में रुकावट डालने की इतलात सामने आ रही हैं, जो अगर ना रोकी गई तो इंतखाबी अमल के साथ उसकी साख और शफाफियत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान का आइन हर सियासी जमात और शहरी को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात में हिस्सा लेने का बुनियादी हक देता है। वज़ीर आला ने जनाब कुछ गुजारिशात भी की हैं कि इंतखाबात के आज़ाद, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हदायत अदालत की जानिब से जारी की जाए। गैर कानूनी तौर पर हरासा करना, गिरफ्तारियां करना और पाबंदियां जो लगाई गई हैं वो फौरी तौर पर उन्हें रोका जाए। तमाम सियासी जमातों को एक जैसा मौका फराहम किया जाए। इंतखाबी अमल के दौरान आईनी और जमहूरी हकूक की किसी भी खिलाफ वर्जी के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई की जाए। अदालत से अपील की कि वो अपने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए कानून की हुक्मरानी, जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के इंतखाबी अमल पर एतमाद को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी अहकाम जारी करें। अच्छा, एक चीज़ और करनी चाहिए, एक और भी चीज़ है वो होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जितने भी उम्मीदवार वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और जितनों को मजीद वो अपने साथ मिला सकते हैं, इन सबको एक मुश्तरका तौर पर खत लिखना चाहिए इसी चीफ जस्टिस को एपेलेट कोर्ट के, और इसको रिकॉर्ड पे रखना चाहिए कि हमें ना कैंपेन चलाने दी जा रही है, ना हमारी क़यादत को यहां पे आकर जलसे जुलूस करने की इजाजत दी जा रही है। हमारे रास्ते रोके जा रहे हैं, हमारे वोटों को दूर दूर के इलाकों में ट्रांसफर किया जा रहा है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर बेजा मुदाखलत कर रही है इलेक्शन में। इसको रिकॉर्ड के ऊपर जरूर रख लें। ये आज या कल के दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता तमाम उम्मीदवारों को, जो बाकी उम्मीदवार हैं जिन मजीद के साथ भी ज्यादती हो रही है ना, यानी वो तो जीतने की दौड़ में तो नहीं है, बहुत सारे उम्मीदवार होंगे बीच में, तो उनको भी साथ शामिल करें और उनको भी लेटर लिखवा के जाके कोर्ट को देकर आए। ये जब इस तरह के लेटर्स लिखेंगे ना, और एक पटिशन बेशक डाल दें ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे और कल को ये चीजें काम आएगी। काजी फायद साहब को याद है वो क्या कहता था
وہ کہتا تھا جناب جب یہ ہو رہا تھا تب آپ کیوں نہیں ہے، وہ سارے نسے بچے ہوئے تھے بیچارے، کہاں سے آتے؟ تو یہ ان کا بہانہ کل کو ہوتا ہے، لہذا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے تمام کینڈیڈیٹ سے بھی اسی قسم کا ایک لیٹر یا ایک پٹیشن جو ہے وہ عدالت میں ڈلوانی چاہیے۔ اب ناظرین، امیر مقام کا بیٹا جو اپوزیشن لیڈر ہے یہاں خیبر پختونخوا میں، وہ جب پہنچتا ہے وہاں پہ تو اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور فوجی اسے پروٹوکول دے رہے ہیں، فوجی اس سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اس کو رستے بنا کر دے رہے ہیں۔ تو ایک طرف جو پاکستان کی فوج ہے، جو پاکستانیوں کی فوج ہے، پاکستانی ٹیکس دیتے ہیں تو یہ فوج بنتی ہے، چلتی ہے۔ یہ فوج ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر کو پروٹوکول دے رہی ہے اور اس کو سہولت کاری کر رہی ہے الیکشن کے بیچ میں، اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اس کے لوگوں کو یا تو آنے ہی نہیں دیا جا رہا، اور جو آ جاتا ہے اصل میں یہ رسپانس سے ڈر گئے۔ جنید اکبر صاحب کو جس طرح کا رسپانس ملا، یہ اس رسپانس سے ڈر گئے، اور اس وقت آپ کہیں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں۔ ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے نظر آتے ہیں، ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر نظر آتا ہے۔ پوری کہانی ایک سمت میں چل رہی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بدترین شکست ہو چکی ہے گلگت بلتستان میں، صرف اس کا اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے، اور اناؤنسمنٹ کے لیے وہ وہی پرانا طریقہ کار کریں گے کہ بجائے اس کے کہ اپنی شکست تسلیم کریں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فارم 47 جاری کرنے کی کوشش کریں گے، اور 2 نومبر سے الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دے دیں گے۔ پھر پاکستان میں جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نہیں جی نہیں، پیپلز پارٹی نے بھی سیٹیں لی ہیں، نہیں جی نہیں، پی ایم ایل این نے بھی سیٹیں لی ہیں، حالانکہ یہ وہاں پہ اب سیٹیں لینے کے قابل تو دور کی بات ہے، وہاں جانے کے قابل نہیں رہے۔ عابد شیر علی صاحب بھی وہیں پہ گھوم رہے ہیں، باقی اور بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ گھوم رہے ہیں۔ بلاول کیا ایم این اے نہیں ہے؟ بلاول کی بہن ایم این اے نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ اور بھی ایم این اے ایم پی اے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، فوج ظفر موج وہاں پہ کام کر رہی ہے، لیکن انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کی عوام کو جو ہے نا، وہ ایک بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ان پر ایک کٹ پتلی حکومت مسلط کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اسے صرف وہ خود ہی ہمت کر کے روک سکتے ہیں۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا، اگلے 5 سال پچھتاتے رہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ 5-10 دن زور لگا لیں۔ گلگت بلتستان کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگلے 5 سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ وہ 5-10 دن زور لگا لیں اور کسی طرح اپنی من پسند حکومت بنا لیں۔ اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کٹ پتلی حکومت مسلط کر دی تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کچھ اچیو کر پائیں گے۔ اگلے 5 سال میں آپ کے وسائل پہ، آپ کے حقوق کے اوپر مزید ڈاکے ڈالے جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے ہر چیز پہ قبضہ کرنا ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ دیکھیں نا، یہ جیٹ فیول سستا کیا پاکستان کی حکومت نے۔ اب یہ ہے تو دیکھنے میں ایک چھوٹی سی خبر، یہ جیو نیوز کے اوپر، چلے میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 48 روپے 80 پیسے فی لیٹر کی کمی، جو نئی قیمت مقرر کی گئی وہ 283 روپے 52 پیسے فی لیٹر ہو گئی، یعنی $1 کا ہو گیا لگ بھگ۔ 280 روپے کا ڈالر ہے تو 283 روپے کا فی لیٹر جیٹ فیول ہو گیا $1 کا۔ آپ کو پتا ہے دنیا بھر میں جیٹ فیول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل اور پیٹرول سستا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جہازوں میں استعمال ہونے والا جو فیول ہے وہ مہنگا ہوتا ہے، اور موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں میں استعمال ہونے والا فیول سستا ہوتا ہے۔ یہی ایک پیٹرن ہے۔ مثال کے طور پہ پاکستان اس کو بیچ رہا ہے 283 روپے کا فی لیٹر، بنگلہ دیش 467 روپے کا، بھارت لگ بھگ 300 روپے سے اوپر کا۔ یہ پاکستانی روپوں میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، 325 روپے کے آس پاس بھارت بیچ رہا ہے، سری لنکا 396 کا بیچ رہا ہے، چائنا 307 کا بیچ رہا ہے، یو کے جو ہے وہاں یہ 500 روپے سے بھی اوپر کا ہے، لگ بھگ آپ سمجھ لیں 600 روپے کے پاس۔ تو پوری دنیا میں جیٹ فیول جو ہے وہ مہنگا ہے، کہ جہاز میں استعمال ہونے والا فیول مہنگا ہے، اس کو ریفائن کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے نا، وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے۔ ڈیزل اور پیٹرول پوری دنیا میں سستا ہے، یعنی غریب کا فیول پوری دنیا میں سستا، امیر کا فیول پوری دنیا میں مہنگا۔ پاکستان میں الٹا چکر ہے، کیوں پتا آپ کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب تک پی آئی اے سرکار کے پاس تھی تب تک سرکار کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں تھی کہ جیٹ فیول کتنے کا ہے، کیونکہ سرکار کا پیسہ جا رہا تھا نا، عوام کا پیسہ جا رہا تھا۔ جب سے پی آئی اے فوجی فاؤنڈیشن کے پاس گئی ہے، پاکستان میں ایئر لائنز والوں کی موجیں لگ گئی ہیں، کیونکہ اب جیٹ فیول مہنگا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، پی آئی اے خسارے میں جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہے، سرکار کے پاس ہے، عوام کی ملکیت ہے، خسارے میں چلا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جیسے ہی یہ جائے گا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایک ادارے فوجی فاؤنڈیشن کے پاس، تو اب اس کو خسارے میں نہیں جانے دینا۔ اب جیٹ فیول سستا ہوگا، موٹر سائیکل کا فیول مہنگا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ لگ بھگ 400 روپے کا لیٹر موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلتا ہے، اور اس سے 125 روپے سستا آپ کو جیٹ فیول مل جاتا ہے۔
اگر آپ کے پاس جہاز ہے تو آپ کو فیول سستا ملے گا، اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل یا چنچی ہے یا رکشا ہے تو آپ کو فیول مہنگا ملے گا. یہ ہے پاکستان. نہ ایسا انڈیا میں ہو رہا ہے، نہ سری لنکا میں، نہ بنگلہ دیش میں. ان ممالک کے اندر جیٹ فیول مہنگا، پاکستان میں سستا. ان ممالک میں عوام کا پیٹرول سستا، پاکستان میں مہنگا. یہ پاکستان کی حکومت کر رہی ہے اور انہوں نے آگے بھی یہی کرنا ہے. میں آپ کو ایک ڈیٹا بتانے والا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ڈیٹا آپ سنیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ جو کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، IMF نے اپنی حالیہ